सीटेट के इस बेहतरीन से चैलेंजिंग टेस्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंकज फौजदार और आप देख रहे हैं पीएफ स्टडी, आपका अपना यूट्यूब चैनल। हाजिर हूं आपके सामने सीटेट दिसंबर 2024 के लिए सीडीपी की बाल विकास के बहुत शानदार से टेस्टों क्वेश्चंस के साथ में। जो टेस्ट आप करने जा रहे हो उसमें से मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इस टेस्ट में से 15 क्वेश्चन सही करते हो, 15-16 क्वेश्चन अगर आप सही करते हो, तो आप जो अपनी मुख्य परीक्षा जो होगी आपकी सीटेट वाली, उसमें 30 क्वेश्चन आप प्रॉपर तरीके से सही कर पाओगे। अगर इस पेपर में आप 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन तक सही करते हो तो नमस्कार, करते हैं चालू आज के इस टेस्ट को, आज की इस क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, जो आपसे कहता है कि शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को क्या कहा जाता है। यानी कि क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद में आंसर लगाना है आपको। किशोर कहा जाता है, प्रौढ़ कहा जाता है, वृद्ध कहा जाता है, या फिर आपका बालक कहा जाता है। आप क्वेश्चन देख के पढ़ के अपने हिसाब से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लेना। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन में कहा गया है कि शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता, यानी कि बच्चा जो है या फिर जो व्यक्ति है वो फिजिकली और मेंटली क्या है, परिपक्व होना चाहिए। परिपक्व का मतलब यूं है, उसका विकास जो है वो उसका लगभग पूर्ण विकास उसका हो जाना चाहिए उस एज में जहां पर इसमें बात की गई है। तो शारीरिक और मानसिक विकास की अगर अपन बात करते हैं तो बच्चा जो है परिपक्व हो जाता है। आप लगाओ कि बालक होगा, ऐसा अपन बोल सकते हैं नहीं। किशोर जो होता है, एक किशोर जो होता है, किशोरावस्था में जो होता है, उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास जो होता है परिपक्व हो चुका होता है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि समाजार्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनको प्रतिभा प्रभावित हो सकती है, जिनकी क्या है, प्रतिभा प्रभावित हो सकती है, को रिक्त स्थान सहायता करता है। कौन सा मॉडल सहायता करता है? स्व अधिगम मॉडल, विभेदित निर्देश, पाठ्यचर्या का विस्तार और संज्ञानात्मक वर्गीकरण। देखो, समाज आर्थिक यानी कि सामाजिक और आर्थिक दोनों मुद्दों की यहाँ पर बात की गई है। सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है, को कौन सा जो इनमें से क्या है, मॉडल है या निर्देश है, वर्गीकरण है, विस्तार है, क्या है, वो सहायता कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। देखो, उसमें आपका काम करेगा स्व अधिगम मॉडल। कौन सा काम करेगा? स्व अधिगम मॉडल। ना तो वहां पर विभेदित निर्देश काम करेंगे, ना संज्ञानात्मक उसका हम जो बोलते हैं अपन वर्गीकरण काम करे। वहां पर बच्चों में क्या है, स्व अधिगम मॉडल काम करेगा। सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से जो बच्चे जूझ रहे हैं उनको क्या है, खुद से अधिगम करने वाला जो मॉडल होगा वहां पर वो सबसे ज्यादा फैक्टर उसमें काम करेगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सीखने का यह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है, ये क्या कहलाता है? यानी कि बच्चों में क्रिएटिविटी को जो बढ़ाएगा वो कौन सा मॉडल कहलाएगा? बैंकिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चंस आपको जो मिलेंगे वो नए क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चंस आपको आज की इस क्लास में आपको मिलने वाले। हालांकि डेली मिलते हैं, लेकिन आज की इस क्लास में क्वेश्चंस का चुनाव मैंने थोड़ा सा क्या है, हार्ड क्वेश्चन का चुनाव ज्यादा किया। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। देखो, कौन सा सृजनात्मकता को बढ़ाने वाला, यानी कि क्रिएटिविटी को बढ़ाने वाला उत्प्रेरक हमसे पूछा गया था। अब आपके दिमाग में एक आ रहा होगा प्रोग्रामिंग मॉडल, और एक आ रहा होगा आपके में रचनावादी मॉडल। बैंकिंग मॉडल जैसी यहाँ पर कोई बात नहीं की गई है। तो देखो, क्रिएटिविटी की जहां बात की जाती है वहां रचनावादी मॉडल काम आता है। यानी कि सृजनात्मकता और रचनावाद दोनों के दोनों क्या है, सेम ही है। प्रोग्रामिंग मॉडल यानी कि पहले किसी काम करने से पहले उसकी तैयारी वगैरह करना प्रोग्रामिंग मॉडल में आता है, लेकिन वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। यहाँ काम करेगा आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, रचनावादी मॉडल यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? हलवा क्वेश्चन आपके लिए रखा है, एकदम बिल्कुल सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, जैसा पेपर में आता है उसी हिसाब से मैंने रखा है। 3 अवस्थाएं होती हैं, 4 अवस्थाएं होती हैं, 5 अवस्थाएं होती हैं, या फिर 6 अवस्थाएं होती हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार आपको बताना है कि आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उस कॉग्निटिव डेवलपमेंट में विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, और शानदार आंसर आपको लगाना होगा आज की वीडियो में, आज के इस क्लास में आपको बता दूं। और क्वेश्चंस का लेवल मैंने वास्तव में एक ऐसा लिखा है कि सीटेट का जो आपको बता दूं, जो 2015 वाला जो पेपर हुआ था ना, 14-15 की बात है, उसमें मैंने देखा तो वो सबसे हार्ड और सबसे टफ पड़ता था। उसके अनुसार अगर प्याजे के को अगर बात करें तो प्याजे की 4 अवस्थाएं उसमें बताई गई आपकी।
जो आपकी हो गई शैशवावस्था हो गई, बाल्यावस्था हो गई, उन्हीं अवस्थाओं को पियाजे ने क्या है डिफाइन किया है, बहुत अच्छी तरीके से किया है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर आपका क्या है हो जाएगा। इसमें अगर बात करते हैं आपके पियाजे ने कौन कौन सी अवस्थाएं बताई हैं, अवस्थाओं की अगर नाम की अगर बात की जाए तो प्री ऑपरेशनल हो गई आपकी, माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा क्या क्या फोन आ गया तो उस वजह से क्या है आपकी आवाज चली गई होगी मेरी। तो चलो बात करते हैं आगे अपन, जहाँ थे अपन, प्याजे की क्या है चार अवस्थाएं बताई गई हैं। प्याजे ने क्या है अपने उसमें अपनी थ्योरी में कितनी अवस्थाएं बताई हैं, चार अवस्थाएं बताई हैं। फोन की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, उस वजह से माफी चाहता हूँ आपसे। तो चार अवस्थाएं उन्होंने क्या है बताई है कि प्री ऑपरेशनल हो गई आपकी, ऑपरेशनल हो गई, और आपकी मूर्त सॉरी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी आपकी। कुछ हिंदी इंग्लिश दोनों का मिक्सअप मेरे को याद है। अगला क्वेश्चन आपका है एक, निम्नलिखित में सभी संश्लेषण के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से सभी संश्लेषण के क्या है उदाहरण हैं, ये आपको बताना है कि निबंध लिखना, भाषण देना, परिमेय सिद्ध करना और चित्र रंगना। आपको बताना है संश्लेषण के उदाहरण आपको बताने हैं। दो चीजें होती हैं, एक होती है विश्लेषण, एक होती है आपकी संश्लेषण। विश्लेषण और संश्लेषण दो चीजें होती हैं। विश्लेषण जहां पर अब आपने सुना होगा, एक होता है आपका विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब होता है कोई भी चीज है और इसको क्या है तोड़ दो, ब्रेक कर दो इस चीज को, तो ये होता है आपका विश्लेषण। संश्लेषण होता है ब्रेक की हुई चीज को क्या है वापस से जोड़ दो, यानी कि संश्लेषण होता है जोड़ना और विश्लेषण होता है तोड़ना। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, तो निबंध लिखना होगा, भाषण देना होगा, परिमेय सिद्ध करना होगा और आपका चित्र रंगना होगा। तो चित्र रंगना आपका किस में आएगा, संश्लेषण में क्या है शामिल किया जाएगा। ऑप्शन में जो डी होगा ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विश्लेषण और संश्लेषण को मैंने आपको समझाया इसलिए क्योंकि साइकोलॉजी में बहुत सारी जगह पर आपको क्या है संश्लेषण और विश्लेषण से क्या है सामना करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उससे वर्गीकृत किया जाएगा किसमें, श्रेष्ठ बुद्धि वाले बच्चे में, सामान्य से अधिक बुद्धि वाले बच्चे में, सामान्य बुद्धि वाले बच्चे में, या फिर मंद बुद्धि वाले बच्चे में। एक बालक है जिसकी बुद्धि लब्धि कितनी है 105 है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा जो 90 से लेकर के 110 वाले बच्चे जो होते हैं जिनका आईक्यू कितना होता है 90 से लेकर के 110 होता है, उन सभी बच्चों को किस में शामिल करते हैं अपन, सामान्य बुद्धि वाले बच्चों में शामिल करते हैं। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए विद आंसर तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। वहां पर हर रोज आज की क्लास है, जैसे आज की क्लास आप देख रहे हो तो शाम को इस क्लास की जो पीडीएफ है वो अपलोड कर दी जाती है। तो हर शाम को हर क्लास की जो पीडीएफ होती है विद आंसर आपको क्या है अपलोड कर दी जाती है। बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और हमारे अदर वीडियोस के लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं, जाकर के जरूर से क्या है आपको वहां विजिट करना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 जो कहता है आपसे कि लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, किस क्षेत्र में, संज्ञानात्मक क्षेत्र में, शारीरिक क्षेत्र में, नैतिक क्षेत्र में और आपके गामक क्षेत्र में। लॉरेंस कोहलबर्ग की जहां पर बात की जाती है क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, तो लॉरेंस कोहलबर्ग की जो थ्योरी की अगर बात की जाती है, देखो लॉरेंस कोहलबर्ग का नाम कॉग्निटिव के साथ में भी जोड़ा जाता है और आपका नैतिकता के भी साथ में भी जोड़ा जाता है। नैतिकता के साथ में ज्यादा जोड़ा जाता है, यानी कि उन्होंने लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या है हेंज नामक कहानी पर आधारित उन्होंने क्या मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। बहुत अच्छी थ्योरी है, उसकी लिंक आपको हमारे उसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से जाकर के आपको वहां उसको देख लेना है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सा सीखना स्थायी होता है, रटकर सीखना, सुनकर सीखना, समझकर सीखना या फिर देखकर सीखना। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको क्या समझकर जो सीखना होगा वो सबसे ज्यादा सही और सटीक आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करते हैं। यानी कि पियाजे के अनुसार बच्चा जो है अमूर्त स्तर पर चिंतन, यानी कि अमूर्त चिंतन करने लग जाए बच्चा, बौद्धिक क्रियाएं करने लग जाए, यानी कि जो बच्चा है अपनी बुद्धि का प्रयोग करने लग जाए, और सबसे उच्चतम स्तर पर आता है आपका समस्या समाधान, समस्या समाधान करने लग जाता है। तो ये कौन सी अवस्था में जाकर के आता है, देखो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ गया, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आ गया, फिर संवेदी पेशी अवस्था में आपका आएगा। तो किस अवस्था में इसको शामिल किया जाता है, तो देखो समस्या समाधान जहां तक आपको मैं बताता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है ना हमारे विकास की, मान लो कि हाईएस्ट सीमा इतनी होती है ना, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली जो स्टेज आती है वो
टॉप लेवल पर आती है। टॉप लेवल पर आती है मतलब बच्चे का जब संपूर्ण विकास हो जाता है तब बच्चा समस्या का समाधान करना सीखता है, उसमें उच्चतम स्तर पर आती है। और प्याजे की अवस्था में जो सबसे उच्चतम स्तर पर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको अपन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है, लॉजिक लगाने लग जाता है, बौद्धिक क्रियाएं करने लग जाता है, सामाजिक जो वाद विवाद होते हैं उनसे बचना या फिर दूर रहना या फिर उनकी समस्या का जो समाधान करने लग जाता है बच्चा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बच्चे को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण करना? बिल्कुल नहीं होगा। बच्चा क्या सीख रहा है ये जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, या फिर उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखो बच्चा क्या सीख रहा है ये जानना या फिर बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना। देखो यहाँ पर मूल्यांकन का जो क्षेत्र अगर बात की जाती है तो वो तो क्या है, बहुत व्यापक है। बच्चे को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण करना ये केवल मूल्यांकन का क्या है, उद्देश्य नहीं है कि हम मूल्यांकन के आधार पर बच्चे को उत्तीर्ण या फिर अनुत्तीर्ण करेंगे, ये तो आपका आंसर हो नहीं सकता। बच्चा क्या सीख रहा है ये जानना या फिर बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, देखो इन दोनों को ही अपन सही आंसर मानेंगे। इन दोनों को ही सही आंसर क्यों मानेंगे? क्योंकि बच्चा जो है क्या सीख रहा है ये जानना, तो ये तो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इन दोनों में ही क्या है, अपन माने तो ये दोनों ही सही होंगे। लेकिन आपका तीसरा जो है ये उद्देश्य नहीं होता है कि बच्चा उत्तीर्ण या फिर अनुत्तीर्ण हो रहा है ये घोषित करना, ये कदापि क्या है इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी और सी इस क्वेश्चन के क्या है, दोनों ही आंसर आपके जो होंगे बिल्कुल सही होंगे। अगला क्वेश्चन जो होगा आपका, बालक का विकास परिणाम है किस चीज का है? वंशानुक्रम का, वातावरण का? तो ये क्या है, दोनों की अंतः क्रिया का परिणाम आपका होता है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 क्वेश्चन कर चुके हैं अब तक अपन। 11 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो आपको क्या है देख लेना है। 11 क्वेश्चन अभी तक हुए, लेकिन क्वेश्चंस का जो है हमारा असली जगीरा जो है वो अभी अपना क्या है, बाकी है। अगला क्वेश्चन आपका है, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें क्या है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है, उपयुक्त सभी। यानी कि परीक्षा के स्थान पर क्या कर रहे हैं अपन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए, यानी कि अपन क्या कर रहे हैं, अब बच्चे का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कर रहे हैं और इसके ये तीनों के तीनों गुण उसमें क्या है, शामिल होते हैं। तो उपयुक्त सभी जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका पूर्णतः सही हो जाएगा आपका ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन जो होगा आपका वो है क्वेश्चन नंबर 13, जो आपसे कहता है श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? श्रवण बाधित बच्चों के लिए ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, यंत्र या फिर उपयुक्त सभी। देखो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि उपयुक्त सभी होगा यहाँ पर, क्योंकि ये तो क्या है, श्रवण बाधित है। जैसे कि अगर अपना कोई चीज को अपन रैंडमली देखते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखते हैं, तो उस जगह पर क्या है, ये गलतियां हो जाती है। अब यहाँ लिखा हुआ है श्रवण बाधित, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे इसमें ब्रेल लिपि को सही आंसर लगा देंगे। ब्रेल लिपि जो होती है वो होती है आपकी बच्चों दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। किसके लिए? दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं ना उनके लिए होती है, ना कि आपकी श्रवण बाधित के लिए। श्रवण बाधित जो होती है उनके लिए होती है आपकी सांकेतिक भाषा। कौन सी होती है? साइन लैंग्वेज होती है आपकी, सांकेतिक भाषा होती है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? क्या चीज जो है बच्चों के क्रिएटिविटी के विकास में सहायक नहीं है? खेल सहायक नहीं है, भाषण नहीं है, कहानियों का लेखन नहीं है, या फिर निर्माण संबंधी क्रियाएं नहीं है। देखो खेल बच्चे क्या क्या है, और एक तरीके से बात करें तो संपूर्ण विकास में सहायक होता है। सामाजिक हो गया बच्चे का, फिजिकली हो गया, मेंटली हो गया, सारी चीजों में खेल का हाथ होता है। कहानी लेखन, बच्चा जब कहानी लिखेगा, कहानी के बारे में सोचेगा, तो उसमें कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी, तो उसमें लेखन की जब उसका लेख सुधरेगा। दूसरी बात यह है बच्चा थोड़ा बहुत दिमाग पर जोर डालेगा, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग करेगा बच्चा, तो उससे क्या होगा, उससे उसके दिमागी स्तर भी ठीक होगा, उसका भी विकास होगा। निर्माण संबंधी क्रियाएं, किसी भी चीज का कंस्ट्रक्शन कर रहा है बच्चा, जरूरी नहीं है घर ही बना रहा है अपने लिए, क्या है वो एक कागज की नाव भी अगर बना रहा है तो बच्चा वहां भी अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सकता है। भाषण की अगर बात की जाती है तो यहाँ पर सृजनात्मकता का विकास हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत की अगर बात की जाती है तो आपसे पूछा गया है टू फैक्टर थ्योरी।
आपसे पूछा गया टू फैक्टर जो थ्योरी दी है वो किसने दी है, स्पीयरमैन के द्वारा, थर्स्टन के द्वारा, गिलफर्ड के द्वारा या फिर गेनी के द्वारा। देखो जिन्होंने टू फैक्टर थ्योरी दी है ना, उन्होंने थ्री फैक्टर थ्योरी भी दी है, यानी कि उन्होंने पहले क्या है टू फैक्टर थ्योरी दी, बाद में उस थ्योरी में संशोधन करके उसी थ्योरी को थ्री फैक्टर थ्योरी यानी कि त्रितत्व सिद्धांत दिया, किसी ने द्विखंड दिया। तो आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है कि ये किसके द्वारा दी गई है, तो ये दी गई है आपकी स्पीयरमैन महोदय के द्वारा। किसके द्वारा, स्पीयरमैन महोदय के द्वारा क्या है, द्विखंड सिद्धांत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए। किसके द्वारा, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। भाषायिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और अंतर्वैयक्तिक व्यक्ति। देखो अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक दोनों में फर्क है भाई साहब, इन दोनों में क्या है फर्क है, एक खुद को जानने वाला होता है और एक दुनिया को जानने वाला होता है। तो इसमें से कौन सी एक बुद्धि है जो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा नहीं बताई गई है, तो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा देखो भाषायिक बुद्धि बताई गई है, लेकिन सृजनात्मक बुद्धि जो है वो नहीं बताई गई। ऑप्शन में जो बी होगा ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा बिगे एवं हंट, इनके स्टेटमेंट बहुत ज्यादा सीटेट में पूछे जाते हैं, के अनुसार रिक्त स्थान की विशेषताओं का सर्वोत्तम रूप से व्यक्त, मतलब खाली स्थान मतलब रिक्त स्थान की विशेषताओं का सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन है। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है, यानी कि किस चीज की विशेषताओं को सबसे अच्छे तरीके से बताने वाला जो वर्ड है उसको परिवर्तन कहा है। तो वो कौन सी अवस्था को कहा है, शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या फिर प्रौढ़ावस्था को। तो बिगे और हंट को जब आप पढ़ोगे ना उनके स्टेटमेंट को, लगभग 5 से 8 इनके स्टेटमेंट है जो बहुत अच्छे भी हैं और एग्जाम में क्या है पूछे भी जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने कहा है कि परिवर्तन एक ऐसा शब्द है जो किशोर अवस्था को संपूर्ण तरीके से, सर्वोत्तम तरीके से क्या है व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था। रिक्त स्थान का विकास किस चीज का, यानी कि फ्रोवेल महोदय ने किस चीज पर बात की है, व्यावसायिक स्कूल पर, पब्लिक स्कूल पर, किंडरगार्टन पर या फिर आपके लेटिन स्कूल पर। फ्रोवेल महोदय के बारे में आपसे क्या है बात की जा रही है, तो इन्होंने बात की किंडरगार्टन विधि पर। कौन सी विधि दी है इन्होंने, किंडरगार्टन विधि दी है और फ्रोवेल महोदय ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है इसमें। ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, स्किनर के द्वारा, पावलोव के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा और आपका कोहोलवर के द्वारा। इजी क्वेश्चन है आपके सामने, पावलोव महोदय के द्वारा क्या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आपकी दी गई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है, यानी कि क्रिएटिविटी को अपन किस चीज के लिए शामिल नहीं कर सकते हैं। मौलिकता एक तरीके से अपन मानते हैं, जैसे क्रिएटिविटी है ना, इसके 5 गुण बताते हैं, इसके 5 अंग बताते हैं, 5 भाग बताते हैं। उनमें से क्या है 3 आपके सामने, 2 बचे हुए हैं। तो सृजनात्मकता जो होती है उसका प्रमुख तत्व कौन सा नहीं है, मौलिकता नहीं है, अनुशासन नहीं है, धारा प्रवाहिता नहीं है, या फिर आपका लचीलापन या फिर लोचशीलता नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी जिसको बोला जाता है। देखो सृजनशीलता के लिए देखो मौलिकता होनी चाहिए, धारा प्रवाह होना चाहिए और उसमें लचीलापन भी होना चाहिए, लेकिन अनुशासन की कहीं पर भी बात उसमें नहीं की गई है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये क्या है आपका सृजनात्मकता का पार्ट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन होगा आपका कि संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है, मतलब क्या सीखा जाता है, संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जो है जाता है, मनोविज्ञान सीखा जाता है, पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है, वातावरण सीखा जाता है या फिर आपका मनोदैहिक सीखा जाता है। देखो संकेत अधिगम की अगर बात की जाती है, साइन लर्निंग जिसको बोला जाता है, गैने के द्वारा उनकी क्या है, रॉबर्ट गैने के द्वारा ये थ्योरी क्या है दी गई है। तो इसमें अगर बात की जाती है, इनके द्वारा बताया गया है कि इनके द्वारा बताया गया कि अधिगम जो करते हैं अपन, संकेत अधिगम जो होता है उसमें पारंपरिक अनुकूलन होता है। इसका एक बहुत प्यारा सा सुंदर सा एग्जांपल आपके सामने मैं बताना चाहूंगा। जैसे रोड लाइट है, ये क्या है रोड लाइट है, तो इस पे बत्तियां लगी हुई हैं, तीन इस पे क्या लगी हुई हैं, बत्तियां लगी हुई हैं। एक बत्ती लाल है, एक बत्ती पीली है, एक बत्ती क्या है हरी बत्ती है। तो इसमें से आप जा रहे हो, इसके सामने से आप क्या है जा रहे हो और आपने देख ली ये बत्ती, लाल बत्ती आपने देख ली तो आप क्या है रुक गए। ये क्या है एक
साइन ही तो है, एक संकेत ही तो है कि हाँ भाई लाल बत्ती पे हमको क्या है, रुकना है, और जब बत्ती हरी हो जाए तो हमको क्या है, चलना है। तो आप जब जब लाल बत्ती को देखते हो तब तब रुक जाते हो, ये आपका क्या है, अनुकूलन है, पारंपरिक अनुकूलन जिसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सीखने के प्रयास और भूल यानी कि त्रुटि का जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है? कोहलर है, थॉर्नडाइक है, पावलोव है, या फिर आपके स्किनर महोदय हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। तो थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत क्या है, दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। कितनी वैयक्तिक विभिन्नताएं कक्षा में पाई जाती हैं? रुचियों की, चरित्र की, या फिर आपके सीखने की। तो इन सभी की वैयक्तिक भिन्नताएं क्या है, उसमें पाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा कि एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से क्या करता है, झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में जी रहा है बच्चा? तो क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने प्रारंभिक बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, या फिर आपका युवावस्था, या फिर आपका बाल्यावस्था है, या फिर आपका क्या है, बाल्यावस्था है। तो आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर लगाना है। ये बच्चा अपनी किशोरावस्था की आयु में है, अपना जो क्या है, हमेशा मानता है जो मेरा मत है, जिस चीज के सामने मैं खड़ा हो गया हूं तो मैं सर्वथा सत्य हूं, यानी कि अहम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग बच्चे में आती है। अगला क्वेश्चन होगा कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन किसका? यानी शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित जो क्षमताएं होती है ना, उनका परिपूर्ण तरीके से क्या है, परिपूर्णता में क्या है, विकास करती है। ये स्टेटमेंट किसका है? विवेकानंद जी का, स्किनर का है, पेस्टोलॉजी का है, रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। तो इसकी अगर बात की जाए तो ये है आपके स्वामी विवेकानंद जी का क्या है, ये स्टेटमेंट है। और मैं आपको बताऊं शायद ये यूपी टेट का आया हुआ क्वेश्चन है। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमताओं का क्या करती है, परिपूर्णता में विकास करती है। ऑप्शन नंबर एक जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? विशिष्ट अधिगम विकलांगता, याद रखना यहाँ पर क्या पूछा गया है, अधिगम विकलांगता पूछी गई है आपसे। मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, ये आपका अटेंशन डेफिसिटी हाइपर डिसऑर्डर, यानी कि आपका एडीएचडी है। ये आपका क्या है, ये एडीएचडी है आपका, या फिर आपका ऑटिज्म है। निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का क्या है, आपका उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। और एडीएचडी जो होता है आपका अटेंशन डेफिसिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ये आपका सही हो जाएगा। अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर जो होगा ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये क्या है, अधिगम की जो विशिष्ट मानसिक विशिष्ट अधिगम की विकलांगताएं जो होती हैं उनमें शामिल किया जाता है इसको। अगला क्वेश्चन होगा, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की क्या है, प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? यानी कि बच्चा जैसे जैसे व्यवहार करता है वैसे ही वैसे वो क्या है, सीखता चला जाता है। क्रो एंड क्रो होगा आपका, प्याजे होगा, स्किनर होगा, या फिर आपका कोहलर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने। और बीएफ स्किनर का है क्या, ये स्टेटमेंट है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की क्या है, प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से, या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री से। तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, संपर्क से, कम्युनिकेट करने से क्या होगा आपका सामाजिक अधिगम क्या है, आरंभ होगा। ऑप्शन में जो सी होगा ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, पिछड़े बच्चे हैं, मंद विद्यार्थी, बुद्धि लब्धि जिनकी या फिर 80 से 90 तक है वो, या फिर आपका हो जाएगा कुसमायोजी व्यवहार वाले, मानसिक तौर पर बीमार लोग, या फिर इनमें से सभी। तो ये आपका बिल्कुल जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है जो आपसे कहता है कि उपयुक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा कि ये सभी क्या है, पिछड़े बच्चों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन होगा आपका टीईटी जो थेमेटिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है उसकी बात की गई यहाँ पर, का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन करना होता है? बौद्धिक क्षमता का, अभिक्षमता का, अभिवृत्ति का, या फिर आपका मूल्यों का। तो देखो अभिक्षमता यानी कि दृष्टिकोण, अभिक्षमता का एक नाम क्या है, आपको हिंदी वाला नाम बताऊं आपको, मतलब किसी का जो है दृष्टिकोण जो होता है ना,
दृष्टिकोण को अपन क्या बोलते हैं, अभिक्षमता बोलते हैं, एप्टीट्यूड बोलते हैं। तो ये आपकी क्लास थी, ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये इसके आंसर है। यहाँ तक आपने हमारी क्लास देखी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। आज की क्लास आपको अगर अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हो, तो आपको क्लास को जरूर से क्या है लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब बहुत कम लोगों ने कर रखा है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने भाइयों में, बहनों में, मित्रों में शेयर करना है। सीटेट के एग्जाम में जब तक आपको पास नहीं करा दूंगा तब तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो नमस्कार, मिलते हैं कल की क्लास में। बने रहिए आप पीएफ स्टडी के साथ में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।